राइज ऑफ डेविल प्रोफेसर एपिसोड 7। चाहत सना की बात सुन रोने लगती है। सना चाहत को रोता देख उसे अपने गले से लगा देती है। चाहत सना के गले लग रोते हुए कहती है, सना मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो तो मुझसे कितना प्यार करते थे, क्या उनका वो प्यार सिर्फ एक दिखावा था? सना चाहत की बात सुन के बोली, चाहे इस दुनिया में पैसे के सामने खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते हैं, तुम तो फिर भी उनकी अपनी नहीं थी। चाहत रोने लगती है। सना चाहत को चुप कराने लगती है। देवांश उन दोनों की बात सुनता है तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। सना चाहत एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तभी उनके वार्ड के डोर में कोई नॉक करता है। सना चाहत नॉक की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है जहां पर कुंज खड़ा था। कुंज अंदर आ चाहत को ग्रिप करता है और फिर उसकी तरफ एक बैग पकड़ाते हुए कहता है, मैम ये बॉस और आपके पकड़े हैं, बॉस ने मंगवाए थे। चाहत तो कुंज का उसे बार बार मैडम कहना अजीब लगता है। वो आंखें फाड़े कुंज को ही देखने लगती है। तारांकन अंडस्को अब आगे अंडस्को तारांकन। चाहत कुंज को घूरे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़ा देवांश चाहत को कुंज को ऐसे घूरते देखता है तो वो अपनी शांत मगर डेंजर वॉइस में कुंज से कहता है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? कुंज अपने बॉस की आवाज सुन उनकी तरफ मुड़ता है। चाहत भी देवांश की आवाज सुन अपने होश में आती है और वो भी दरवाजे की तरफ देखने लगती है। देवांश अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ता है और कुंज के सामने खड़े हो उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा काम हो गया है ना, तो फिर अब खड़े क्यों हो जाओ यहाँ से। कुंज अपने बॉस की इतनी ठंडी आवाज सुन अंदर तक डर जाता है और वो जल्दी से अपना सिर हिला यश बॉस बोल वहां से चला जाता है। देवांश कुंज के जाने के बाद चाहत की तरफ देखता है और फिर सना से कहता है, मिस सना इन्हें रेडी करिए। सना देवांश की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है। देवांश एक नजर चाहत को देखता है और फिर अपना बैग उठा वहां से चला जाता है। चाहत और सना देवांश को जाता हुआ देखते रह जाते हैं और फिर कुछ देर ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखने के बाद सना चाहत को वॉशरूम की तरफ ले जाती है। करीब 45 मिनट बाद सना ने चाहत को तैयार कर दिया था। चाहत सना की तरफ देखकर कहती है, सना मेरा सामान कहाँ है, मेरे मंगलसूत्र? इतना बोल चाहत चुप हो जाती है। सना चाहत की बात सुन मुस्कुरा के कहती है, वो तो शायद सर के पास होगा, रुक मैं उनसे मांग के लाती हूँ। चाहत हाँ में अपना सिर हिला देती है तो सना वार्ड से बाहर चली जाती है। सना के जाने के बाद चाहत बेड की तरफ आती है और उसमें बैठ जाती है। चाहत को अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, वो अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। चाहते बेड में बैठ जाती है और देवांश के बारे में सोचने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसकी शादी देवांश से हुई है। सना ने चाहत को बता दिया था कि उसको शादी देवांश से हुई है। जब सना ने उसे बताया था कि उसकी शादी उसी के प्यार उसी के सर से हुई है तो चाहत को यकीन नहीं होता है। जब डॉक्टर भी बार बार उसे मिसेज कपूर कह रही थी तो उसे यही लगा था कि शायद डॉक्टर को गलतफहमी हो गई होगी या फिर देवांश ने उसे अपनी वाइफ ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो सच में देवांश की वाइफ थी। देवांश ने उससे शादी की थी उसे बचाने के लिए। चाहत को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। वो ये तो नहीं जानती थी कि देवांश उससे प्यारा करता है कि नहीं, लेकिन उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि अब से वो हमेशा के लिए देवांश की हो गई, उसकी बीवी बन गई है। चाहत अपने सोच में गुम थी, उसके फेस में मुस्कान थी। देवांश अंदर आता है और चाहत को ऐसे खुद में खोया और मुस्कुराता देख वो उसे देखने लगता है। देवांश चाहत के पास आ उसे देखते हुए कहता है, तुमने मुझे बुलाया था? चाहत अचानक आए आवाज से अपने होश में आती है और जल्दी से बेड से उठ देवांश की तरफ मुड़ के देखने लगती है। देवांश चाहत को ऐसे डरता देख उसे देखने लगता है और उसे से फिर से पूछता है, क्या हुआ, कुछ काम था? चाहत देवांश की बात सुन उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है देवांश उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था। देवांश चाहत की कंफ्यूज देख उसे कहता है, क्या हुआ, तुम इतना कंफ्यूज क्यों देख रही हो? तुमने ही तो मिस सना को मेरे पास भेज था मुझे बुलाने को। चाहत जैसे ही देवांश की बात सुनती है तो वो समझ जाती है सना ने देवांश से झूठ बोल के यहाँ भेजा है, जबकि वो खुद देवांश से उसका सामान लेने गई थी। चाहत देवांश को देखती है और फिर धीरे से कहती है, वो मुझे मेरा मंगलसूत्र और बाकी का सामान चाहिए था। देवांश चाहत की बात सुन उसे देखने लगता है। देवांश कुछ देर चाहत को देखता है और फिर अपने जेब से चाहत का मंगलसूत्र निकाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। चाहत देवांश के हाथ को देखकर उसे कहती है, सर क्या आप दोबारा इसे मुझे पहना? चाहत इतना ही कहती है और चुप हो जाती है। देवांश चाहत की बात सुनता है और फिर उसे देखने लगता है। वो चाहत को देख उसके पास आता है और कुछ देर उसे देख अपने हाथ ऊपर कर वो चाहत के गले में उसका मंगलसूत्र पहना देता है। चाहत एकटक देवांश के चेहरे को देख रही थी, वहीं देवांश भी चाहत की आंखों में देख रहा था। देवांश को चाहत की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था।
जिसे देख देवांश को अंदर से एक अलग सी बेचैनी होने लगती है। वो चाहत के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उससे दूर होता है और फिर उसे अपनी नजरें फेर के कहता है, तुम्हार बाकी का सामान थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम आदिल सना के साथ बाहर आ जाना, मैं नीचे हूँ। इतना बोल देवांश बिना चाहत की कोई बात सुन जल्दी से वहां से निकल जाता है और सीधे हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। देवांश के जाने के कुछ देर बाद सना और आदिल चाहत के वार्ड में आते हैं। आदिल के हाथ में एक बैग था जिसमें चाहत का सामान था। वो चाहत को देते हुए कहता है, ये लो चाहत, तुम्हारा सामान देवांश ने देने को कहा था। जल्दी करो, देव हमारा बाहर वेट कर रहा है। चाहत आदिल के हाथ से बैग ले हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर बैग से अपने चूड़े पायल बिछिया निकाल के पहनने लगती है। चाहत चाहती तो ये सब घर जाके भी पहन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो आज अपने ससुराल पहली बार जा रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो ऐसे ही अपने ससुराल जाए। वो सबकी तरफ न्यूली दुल्हन की तरह जाना चाहती थी। चाहत अपने पूरे गहने पहन लेती है और फिर आदिल के साथ बाहर की तरफ चली जाती है। आदिल, सना और चाहत हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। देवांश कार से टेक लगा के खड़ा था। उसके कानों में जैसे ही पायल की आवाज पड़ती है, वो अपना सिर ऊपर उठा सामने देखता है। देवांश जैसे ही सामने से आ रही चाहत को देखता है तो उसकी सांसें थम सी जाती है और उसकी नजर चाहत पर अटक जाती है। देवांश चाहत को देखता है जिसकी मांग में उसके नाम का सिंदूर, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र, हाथों में चूड़े, पैरों में पायल जो उसके चलने से शोर कर रही थी। कुछ मिला के चाहत देवांश की सुहागन के रूप में बहुत ही प्रिटी लग रही थी, जिससे देवांश की नजर चाहत से हटा ही नहीं पाता है। वो चाहत को देखने में इस तरह खो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब आदिल, चाहत और सना उसके पास आ गए हैं। आदिल देवांश को चाहत को देखता देख उसके पास आता है और उसके कान में धीरे से कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही है ना। देवांश चाहत को देखते हुए ही कहता है हम, लेकिन फिर अचानक वो अपने होश में आता है और अपने सामने खड़े आदिल को देख उसे घूरने लगता है। आदिल देवांश को देख हल्का सा मुस्कुरा जाता है और फिर चाहत की तरफ देखते हुए कहता है, तुम देवांश के साथ चलो, मैं और तुम्हारी दोस्त दूसरी कार से आते हैं। सना आदिल की बात सुन उसे देखते हुए कहती ही, सॉरी सर, लेकिन मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मुझे हॉस्टल जाना है। ऑलरेडी शाम हो गई है और 7 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो है जाता है और वो लोग किसी को भी अंदर नहीं आने देते हैं, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, कल चाह से मिलने आ जाऊंगी। चाहत सना की बात सुन उससे कहती है, सना आज हमारे साथ ही रुक जाना यार, चलना मेरे साथ, मैं वहाँ अकेली क्या करूंगी। चाहत इतना बोली ही थी कि आदिल और देवांश उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। चाहत जब उन दोनों की घूरती नजर खुद पर महसूस करती है तो वो अपनी नजर नीची कर देती है। सना चाहत की बात सुन मुस्कुरा के कहती है, चाह बेबी तुम ये क्या बोल रही हो, तुम कहाँ अब अकेली हो, सर तुम्हारे साथ है और अयांश सर भी तो हैं और ये भी वहीं रहते हैं। सना ने आदिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाहत सना की बात सुन उसे देखती है, उसका चेहरा उदास हो जाता है। देवांश चाहत के चेहरे को देख सना से कहता है, मिस सना आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप अब हॉस्टल में नहीं रहेंगी, मैंने वहां से आपका सारा सामान विला भिजवा दिया है, अब से आप ही हमारे साथ रहेंगी, इसलिए आप चुपचाप आदिल के साथ घर आइए। सना जैसे ही देवांश की बात सुनती है तो चौंक जाती है। चाहत तो देवांश की बात सुन खुशी से उछल पड़ती है, सब चाहत को घूरने लगते हैं। देवांश चाहत को उछलते देख उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे चाहत रुक जाती है। वो देवांश को देखने लगती है, देवांश भी चाहत को देखता है और फिर वो चाहत को खींचकर कार में बैठा देता है और फिर आदिल की तरफ देखते हुए कहता है, मिस सना को विला लेके आओ। आदिल देवांश को देखता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। देवांश भी कार में बैठ जाता है और फिर उनकी कार वहां से निकल जाती है। आदिल देवांश चाहत के जाने के बाद सना को देखते हुए कहता है, मिस शेरनी चले। सना आदिल की बात सुन उसे देखती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। आदिल सना को कार में बैठने का बोल खुद भी ड्राइवर सीट में आ जाता है और वो लोग भी कुछ ही देर में वहां से निकल जाते हैं। करीब 30 मिनट बाद देवांश की कार डी के बंगलों में आके रुकती है। कुंज जल्दी से कार से बाहर निकलता है और देवांश की साइड का डोर खोल देता है। देवांश कार से बाहर आता है और फिर चाहत की साइड जाता है और कार का दरवाजा खोल उसे बाहर निकलता है। चाहत जैसे ही कार से उतरती है तो उसकी नजर देवांश के आलीशान बंगले में जाती है, जिसे देख चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो चारों तरफ घूम के देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। चाहत जैसे ही डी के बंगलों को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि देवांश का बंगला था ही इतना बड़ा कि चाहत के मुंह से अचानक निकलता है, ये घर है या किसी राजा का महल। देवांश चाहत की बात सुन उसे देखने लगता है, जो मुंह खोले देवांश के बंगले और चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के देख रही थी।
देवांश का सिर्फ बंगला ही बड़ा नहीं था, बल्कि उसका तो गार्डन एरिया भी बहुत बड़ा था और सुंदर था। उस गार्डन के साइड साइड में अलग अलग प्रकार के फूल लगाए गए थे, जो उस गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। चाहत अब सामने देखती है, तो उसे सामने एक खूबसूरत सा वाटर फाउंटेन था। चाहत चारों तरफ गोल गोल घूमकर देख रही थी। देवांश चाहत को घूर रहा था। चाहत देवांश के बंगलों को देख रही थी और देवांश चाहत को घूर ही रहा था कि तभी उन्हें वहां आदिल की कार आते हुए दिखती है। चाहत कार को देख जल्दी से उस कार के आगे खड़ी हो जाती है। देवांश चाहत की हरकत देख जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे कमर से पकड़ साइड कर देता है। आदिल भी चाहत के अचानक आके आने से एकदम से ब्रेक मार देता है। सना और आदिल भी एक पल के लिए डर जाते हैं। देवांश चाहत को साइड कर उसे गुस्से में घूरते हुए जैसे ही उसे कुछ कहने वाला होता है, चाहत सना को कार से उतरता देख देवांश को अपने आगे से साइड करती है और उसकी तरफ भाग जाती है। देवांश चाहत के साइड करने से उसे घूर के देखने लगता है, लेकिन अफसोस उसके घूरने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि चाहत तो देवांश की नजरों को इग्नोर कर सना की तरफ भाग गई थी और बेचार पे देवांश अपने हाथों की मुट्ठी कसता रह जाता है। चाहत सना के पास आती है, तो सना चाहत को कंधों से पकड़ उसे देखते हुए कहती है, चाह तू ठीक तो है ना, तुझे लगी तो नहीं। सना कह ही रही थी, इतने में आदिल भी आ जाता है और चाहत को देखते हुए कहता है, चाहत तुम ठीक हो? ऐसे कौन चलती हुई कार के आगे खड़ा होता है। चाहत उन दोनों की बात सुन उन्हें कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। सना तू मेरे साथ चल, देख न सर का घर और गार्डन कितना बड़ा है, हम यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। सना आदिल चाहत की बात सुन मुंह खोले उसे देखने लगते हैं। मतलब ये पागल लड़की उनकी कार के आगे भाग खड़ी इसलिए हुई थी क्योंकि इसे सना को डी के बंगला दिखना था। आदिल देवांश की तरफ देखता है, जिसने भी चाहत की बात सुनी थी, जो उसकी बात सुन खुद हैरान होकर उसे देख रहा था। सना चाहत की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, चाह तू पागल है, तू ये सब बताने के लिए ऐसे आगे से भाग के आ रही थी। अगर सर तुझे नहीं खींचते तो, या आदिल सर ब्रेक नहीं मारते तो तुम जानती भी हो क्या हो जाता। चाहत सना के डांटने से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सना तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रही है, मैंने क्या किया। आदिल देवांश चाहत की बात सुन हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि मतलब हद है, इस लड़की को पता नहीं चलता कि ये कब क्या करती है। सना भी अपना माथा पीट लेती है। वो चाहत को देखते हुए कहती है, हाँ तूने कुछ नहीं किया, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, चल बता तू क्या बता रही थी। चाहत सना की बात सुन उसे अपनी चमकती आंखों से देखने लगती है और फिर सना का हाथ पकड़ उसे अपने साथ देवांश के गार्डन की तरफ ले जा उसे गार्डन और वहां लगे वाटर फाउंटेन को दिखाने लगती है। आदिल देवांश के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, देव तुमने कहीं गलती से 10 साल की बच्ची से शादी तो नहीं कर दी। देवांश जो चाहत को देख रहा था वो खुद थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी चाहत को ऐसे बच्चों जैसा बिहेव करते नहीं देखा था। वो चाहत को देखते हुए ही आदिल से बोला, पता नहीं आदि, पर लगता तो यही है। आदिल देवांश की बात सुन एकदम से हंसने लगता है। देवांश आदिल की हंसने की आवाज सुन उसे घूरने लगता है, तो आदिल अपने पेट में हाथ रख अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी यार देव, गलती से हंसी निकल गई। देवांश आदिल को घूर के देखता है और फिर वहां से चाहत और सना की तरफ चला जाता है। आदिल देवांश को जाता देख हंसते हुए उसके पीछे चला जाता है। देवांश सना और चाहत के पास आता है, तो देखता है चाहत सना को देवांश के बंगलों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देख सना ये कितना बड़ा बंगला है, बिल्कुल किसी महल की तरह। सना भी देवांश के इतने बड़े घर को देखती है, तो उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है। देवांश चाहत के पास आता है और उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, अगर महल को देख लिया हो तो अब अंदर जाने का कष्ट भी करो। चाहत अचानक देवांश के हाथ पकड़ने से घबरा जाती है और देवांश को देखने लगती है। देवांश आगे की तरफ जाने लगता है। सना दोनों को साथ में जाता देख मुस्कुराने लगती है। आदिल सना को मुस्कुराता देख उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो अंदर। सना आदिल की बात सुन उसकी तरफ देखती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। आदिल कुछ देर सना को देखता है और फिर अंदर की तरफ जाने लगता है। सना भी आदिल के पीछे जाने लगती है। देवांश जैसे ही चाहत को मेन डोर के पास लेके आता है, तो उसे दरवाजे पर यांश और एक लड़की खड़ी दिखती है। देवांश उन दोनों को देख दरवाजे पर रुक जाता है, चाहत भी उसके साथ रुक जाती है। चाहत जैसे ही उस लड़की को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। इतने में सना और आदिल भी आ जाते हैं। सना भी जैसे ही उस लड़की को देखती है, तो उसके मुंह से अचानक निकलता है, तनु। वो लड़की जिसका नाम तनुश्री था, वो जैसे ही सामने देखती है, तो वो हैरान हो जाती है। वो चाहत और सनाया को देख कहती है, सना चाहत तुम दोनों यहाँ।
सना तनु को देखते हुए कहती है, हमारा छोड़ तुम दिल्ली से वापस कब आए और हमें बताया क्यों नहीं, और तुम सर के घर में क्या कर रही हो। तनुश्री, चाहत और सना तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ये तीनों साथ में ही पढ़ते थे, लेकिन 12th करने के बाद तनु अपने मॉम डैड के साथ दिल्ली चली गई थी, जिसके कारण ये तीनों अलग हो गए थे, लेकिन इनकी दोस्ती अभी भी वैसे ही थी। भले ही तनुश्री इन दोनों से दूर थी, लेकिन इन दोनों से हमेशा बात करती थी। तनु सना की बात सुन अयांश की तरफ देखती है और फिर सना से कहती है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले अंश के भाई और भाभी आने वाले हैं, मैं उनका गृह प्रवेश करवा दूं, फिर तुम दोनों को सब बताऊंगी। चाहत सना तनु की बात सुन तनु को हैरान होके देखने लगते हैं। वहीं अयांश अपने सिर में हाथ मार देता है। आदिल और देवांश अयांश को देखने लगते हैं। अयांश देवांश और चाहत के सामने आते हुए कहता है, सॉरी भाई भाभी, वो श्री ने कभी आपको देखा नहीं है न, इसलिए उसे अभी पता नहीं है। फिर अयांश तनु की तरफ देखते हुए कहता है, श्री यही मेरे भाई और भाभी हैं। तनुश्री अयांश की बात सुन अपनी आंखें बड़ी कर चाहत की तरफ देखते हुए बोली, चाहत? इसका मतलब चाहत ही वो लड़की जिसकी शकल तनु कह ही रही थी कि तभी अयांश तनु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, श्री। तनु अयांश के हाथ पकड़ने से उसकी तरफ देखती है तो वो चुप हो जाती है। उसे रियलाइज होता है वो अभी क्या कहने वाली थी। तनु देवांश की तरफ देखती है, जो उसे अपनी शांत मगर ठंडी नजरों से घूर रहा था। तनु जल्दी से देवांश से अपनी नजर हटा देती है और अपने हाथ में पकड़ी आरती की थल लिए देवांश और चाहत की आरती करने लगती है, और फिर उन दोनों के माथे पर तिलक लगा वो चाहत को देख मुस्कुरा के कहती है, भाभी आप अपने दाहिने पांव से इस कलश को गिरा के इस उल्टे के थाल में पैर रख के अंदर आ जाए। सना चाहत तनु के भाभी कहने से उसे देखने लगते हैं, तो तनु मुस्कुराते हुए बोली, आप अंदर आए फिर बताऊंगी। सना तनु को ऊपर से लेके नीचे तक देखती है, तो उसकी नजर अचानक तनु की मांग में जाती है, जिससे सना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। चाहत जैसे तनु ने उसे कहा था वैसे ही करती है, और फिर घर के अंदर चली जाती है, और उसके साथ देवांश भी अंदर आ जाता है। अयांश आदिल और सना को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, भाई आप भी अंदर आई। तनु भी सना की तरफ देखते हुए उसे भी अंदर आने का कहती है। आदिल अयांश की बात सुन अंदर जाने लगता है। सना भी उसी टाइम अंदर अपने कदम रखती है, जिससे दोनों एक साथ अपने पैर घर के अंदर रख देते हैं, और दोनों को इस बात का पता नहीं लगता है। अयांश तनुश्री की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा जाता है। तनु भी उसे मुस्कुरा के देखने लगती है। सब लोग लिविंग हॉल में आ जाते हैं, तो देवांश सबको इग्नोर कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। अयांश देवांश को जाता देख उसे आवाज लगता है, भाई। देवांश जैसे ही अयांश की आवाज सुनता है, उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ अयांश को देखने लगता है। अयांश देवांश को देखते हुए कहता है, भाई आप भाभी को अपने साथ ले जाना भूल रहे हैं। देवांश जैसे ही अयांश की बात सुनता है, उसकी नजर सीधे चाहत पर जाती है, जो उसे ही देख रही थी। देवांश कुछ देर चाहत को देखता है और फिर अयांश को। वो चाहत के पास आता है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। अयांश देवांश को चाहत का हाथ पकड़ते हुए ले जाते हुए देखता है, तो वो फिर से उसे रोकता है। देवांश जैसे ही फिर से अयांश की आवाज सुनता है, जो तो वो रुक जाता है और उसे देखने लगता है। अयांश देवांश को देख कहता है, भाई ऐसे नहीं, आप भाभी को अपनी गोद में उठा के ले जाए। अयांश की बात सुन देवांश उसे देखने लगता है। वहीं चाहत अयांश की बात सुनती है, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। देवांश अपनी आंखें कस के बंद कर देता है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोल चाहत की तरफ देखता है। चाहत भी देवांश को देखती है। देवांश चाहत को देख नीचे झुकता है और चाहत को अपनी बाहों में उठा देता है। चाहत गिरने के डर से देवांश के गले में अपने दोनों हाथों को लपेट लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। देवांश चाहत को देखता है और फिर उसे लेके अपने रूम की तरफ जाते हुए आदिल से कहता है, आदि में सना का सामाना अपने बगल वाले रूम में शिफ्ट करवा देना। आदिल देवांश की बात सुन उसे मना करना चाहता था, लेकिन सबको देख वो चुप हो जाता है और फिर अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर एक लंबी सांस ले एक नौकर से कहकर सना का सामाना सेकंड फ्लोर में अपने बगल वाले रूम में शिफ्ट करने को कह देता है और फिर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। सना तनु को देखती है और उसे एकदम से पूछती है, तनु तूने शादी कर ली और हम बताया भी नहीं। तनु सना के अचानक सवाल को सुन उसकी तरफ देखती है और फिर अयांश को। तनु सना को अपने साथ सोफे में बैठा देती है और फिर एक नौकर से सना के लिए पानी मंगवाती है। अयांश भी उनके साथ बैठ जाता है। सना तनु को देख कहती है, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, तू ये बता तुम यहाँ क्या कर रही है, और तुम्हारी मांग में ये सिंदूर, तुम तो दिल्ली थी ना, फिर यहाँ कैसे। तनु सना की बात सुन उसे बताना शुरू करती है। वो अयांश की तरफ देखते हुए कहती है,
सना मेरी शादी इनसे हुई है। सना तनु की बात सुन हैरान हो जाती है। तनु सना के अचानक सवाल को सुन उसकी तरफ देखती है और फिर अयांश को। तनु सना को अपने साथ सोफे में बैठा देती है और फिर एक नौकर से सना के लिए पानी मंगवाती है। अयांश भी उनके साथ बैठ जाता है। सना तनु को देख कहती है, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, तू ये बता तुम यहाँ क्या कर रही है, और तुम्हारी मांग में ये सिंदूर, तुम तो दिल्ली थी ना, फिर यहाँ कैसे। तनु सना की बात सुन उसे बताना शुरू करती है। वो अयांश की तरफ देखते हुए कहती है, सना मेरी शादी इनसे हुई है। सना तनु की बात सुन हैरान हो जाती है। तनु की बात सुन सना हैरान होके बोली, इनसे कब, कैसे, और ये सब कब हुआ। तुम तो कहती थी कि तुम इंडिया के टॉप बिजनेस टाइकून के भाई के से प्यार करती हो, फिर सर के भाई से शादी कैसे, क्यों। तनु सना की बात सुन अयांश को देखती है। अयांश भी तनु को देखता है और उसे पलके झपका देखता है। तनु अयांश के इशारे को समझ सना को देख कहती है, देख सना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम चाहत को अभी ये सब मत बताना प्लीज। सना तनु की बात सुन उसे देखने लगती है। वो तनु को देख बोली, क्या हुआ तनु, कोई सीरियस बात है क्या। तनु न में अपना सिर हिला के कहती है, नहीं सना, सीरियस नहीं है वो बात, ये ही अंशी ये के हैं और देवांश भाई ही इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन डी के हैं। सना जैसे ही तनु की बात सुनती है उसकी आंखें फैला जाती है और वो चिल्ला के कहती है, क्या। पी तनु अयांश सना की आवाज सुन उसे देखने लगते हैं। अयांश तनु को देखते हुए बोला, श्री इन्हें रूम में लेके जाओ और वहां बात करो, अगर तुम दोनों की बातें गलती से ब्रो ने सुन ली तो उन्हें सब पता चल जाएगा। तनु हाँ में अपना सिर हिला देती है। सना फिर से हैरान हो जाती है। वो अयांश को देख कहती है, क्या मतलब सर को पता चल जाएगा, क्या किया तुम दोनों ने ऐसा, कहीं तुम दोनों की नकली शादी तो नहीं की ना। अयांश सना की बात सुन उसे देखने लगता है। तनु सना की बात सुन उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। इतना बोल तनु सना को अपने साथ रूम में ले जाती है और अंश देवांश के कमरे की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। तारांकन अंडस्को देवांश का रूम अंडस्को। देवांश जैसे ही चाहत को अपनी गोद में उठा के रूम में ले आता है तो वो रूम को देख हैरान हो जाता है। चाहत देवांश के हैरान चेहरे को देख रूम की तरफ देखती है तो उसको देवांश का रूम बहुत बड़ा दिखता है। चाहत देवांश के इतने बड़े रूम को देख कहती है, हाँ एस्टोनिश्ड फेस, इतना बड़ा रूम, यहाँ तो पूरा एक परिवार आ सकता है। देवांश चाहत की बात सुन रूम से अपनी नजर हटा चाहत को देखने लगता है। चाहत जो पूरे रूम को देख रही थी, जब उसे किसी की नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है तो वो सर घूमा देवांश की तरफ देखती है। चाहत जैसे देवांश को खुद को घूरते हुए देखती है तो वो झट से अपनी नजरें झुका लेती है। देवांश चाहत को घूर कर देखने के बाद उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है और बिना उसे देखे कबर्ड की तरफ बढ़ अपने कपड़े ले सीधे वॉशरूम में चला जाता है। चाहत देवांश को ऐसे जाते हुए देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो वॉशरूम के दरवाजे को देख खुद से कहती है, ये बड़े अजीब हैं। चाहत इतना बोल अपनी नजरें वॉशरूम की तरफ से हटा देती है और वो फिर से अब पूरे रूम को देखने लगती है। चाहत जैसे ही अपना सिर घुमा बेड की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अयांश ने देवांश के बेड को सजाया हुआ था। उसने उन दोनों की सुहाग रात की पूरी तैयारी की हुई थी। देवांश जब रूम में आता है तो उसकी नजर सीधे बेड पर ही पड़ी थी, जिसे देखकर देवांश हैरान हुआ था। चाहत बेड को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रही थी। उसे अब समझ में आ रहा था देवांश ऐसे क्यों सीधा वॉशरूम गया था। चाहत अपनी जगह में जमी बेड को ही देख रही थी। वो भूत की तरह अपनी जगह में खड़ी थी। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता है। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं और उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। शादी के बाद ये उसकी पहली रात थी और वो बेड को देख डरने लगती है। उसके दिमाग में अब अजीब अजीब से ख्याल चलने लगते हैं, जिसे सोच वो डर रही थी। चाहत बेड को देखे ही जा रही थी कि तभी देवांश भी वॉशरूम से बाहर आता है। वो चाहत को भूत की तरह एक जगह में खड़ा देख उसे देखने लगता है। देवांश चाहत को एकटक बेड को देखता देख अपनी आंखों को बंद कर देता है और फिर ना में अपना सिर हिला देता है। देवांश जनता था अभी चाहत क्या सोच रही होगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और अपने बालों को टॉवल से सूखा ड्रेसिंग के सामने आता है और मिरर में खुद को देख चाहत से कहता है, वहां भूत की तरह खड़ी मत रहिए, जाके फ्रेश हो जाए। चाहत देवांश की आवाज सुन अपने होश में आती है और देवांश को देखने लगती है। देवांश भी चाहत को देखता है और उसे देख कहता है, अपने दिमाग में फालतू की थॉट मत लाइए, मैं आपके साथ ऐसे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए। चाहत देवांश की बात सुन झेप जाती है और वो अपना सिर झुका के धीरे से कहती है, नहीं सर, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं तो, आपके कपड़े अभी यहाँ नहीं हैं, आप तब तक मेरे कपड़े पहन लीजिए, मैं कल आपके लिए कपड़े मंगवा दूंगा।
देवांश ने चाहत की बात को बीच में काटते हुए कहा। चाहत देवांश की बात सुन उसे देखने लगती है, तो देवांश चाहत को इग्नोर कर कबर्ड की तरफ जाता है और वहां से अपनी एक लॉन्ग शर्ट चाहत को देते हुए कहता है, होप कि आप इसमें कंफर्टेबल रहेंगी। चाहत देवांश की शर्ट की तरफ देखती है, जो लॉन्ग थी, भले ही वो उसके हिसाब से ढीली थी, पर अभी उसके पास कपड़े थे नहीं, इसलिए वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। देवांश उसकी तरफ अपनी शर्ट बढ़ा देता है, तो चाहत उससे वो शर्ट ले वॉशरूम चली जाती है। देवांश एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखता है और फिर बेड की तरफ। देवांश बेड को देख अपनी हाथों की मुट्ठी कस देता है और फिर बेड के पास आता है और बेड को देखने लगता है। देवांश बेड से सारे फूल हटा देता है जो अयांश ने उनकी सुहागरात के लिए सजाया था। देवांश वो सब निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। वो जानता था ये हरकत उसके भाई की और आदिल की है, इसलिए वो बेड को पूरी तरह साफ कर रूम से निकल जाता है। तारांकन अंडस्को अयांश का रूम अंडस्को। तनु सना सोफे में बैठे हुए थे और सना तनु को देख हैरान होके कहती है, क्या कहा तुमने सर? चाहत की शादी अयांश सर से करवाना चाहते थे, पर क्यों? तनु सना को देख कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत रोई, मैंने तो सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। सना हैरान हो जाती है। सना तनु से नाराज होते हुए बोली, तनु ये क्या हरकत की थी तुमने? एक लड़के के लिए तुम खुद को मारने चली थी, तुम पागल हो गई थी क्या? तनु सना की बात सुनकर बोली, यार सना, मैं अंश से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना नहीं रह सकती थी। जानती हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन तुम उस वक्त मेरी जगह होती तो शायद तुम भी ये ही करती। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा और उसकी शादी किसी और के साथ होने की बात तुम सुनोगी ना, तो तुम्हें भी बहुत हर्ट होगा और तुम जीना का मन नहीं करेगा, तो ऐसा ही करोगी। सना तनु की बात सुनकर अपना सिर ना में हिला के कहती है, नहीं तनु, ये कभी नहीं होगा। अगर मुझे कभी किसी से प्यार हो भी गया तो मैं सुसाइड जैसा कदम तो कभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे मॉम डैड से बढ़कर कोई नहीं है। कल के आए हुए लड़के के लिए सुसाइड जैसा काम कर उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तनु सना की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला के बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई थी यार, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी जान है। सना मुस्कुरा के हाँ में अपना सिर हिला देती है। सना तनु से बोली, अच्छा ये बता, अगर चाह की शादी अयांश सर से हो रही थी तो देवांश सर कैसे मंडप में आए? तनु मुस्कुरा के कहती है, ये ही तो आदिल भाई और अंश का प्लान था। प्लान? कैसा प्लान? सना ने हैरान होके पूछा। तनु कहती है, वो जब मैं हॉस्पिटल में थी तब अंश मुझे मिलने आया था, तब उसने मुझे कहा था कि वो चाहत से शादी नहीं करेगा। वो ये सब आदिल भाई के कहने पर कर रहा है, क्योंकि आदिल भाई चाहत और देवांश की शादी करवाना चाहते हैं। बस उन्हें शादी के दिन तक ये नाटक करना है और फिर अंश आधे रास्ते से गायब हो जाएगा और फिर वो मुझसे शादी कर देवांश भाई को बताएंगे कि वो किसी और से शादी कर रहे हैं, वो चाहत से शादी नहीं करना चाहते। सना तनु की बात सुन हैरान होके बोली, तो सर मान गए? तनु हाँ में अपना सिर हिला के बोली, हाँ वो मान गए थे, क्योंकि वो दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं करते हैं। जब अंश ने उन्हें फोन करके बताया था तब देवांश भाई ने सिर्फ और कहा था, बाकी कुछ नहीं। फिर आदिल भाई ने उन्हें फोन करके कहा कि अब उसे ही चाहत से शादी करनी होगी। फिर क्या था, देवांश भाई ने चाहत से शादी कर ली, पर मुझे भी अभी तक ये नहीं पता कि देवांश भाई चाहत को क्यों बचाना चाहते हैं। सना तनु को देख बोली, बचाना चाहते हैं? किससे? मैं कुछ समझी नहीं, चाहत को किससे खतरा है? तनु ना में अपना सिर हिला के कहती है, ये मुझे भी नहीं पता है। मैंने बस आदिल भाई और अंश को सिर्फ ये कहते हुए सुना था कि देवांश भाई उसे बचाने के लिए ये शादी जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी से वादा किया है। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चाहत ही वो लड़की है जिसको बचाने के लिए देवांश भाई उससे शादी की है। सना तनु की बात सुन शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लगती है, चाह को किससे खतरा है और सर ने उसे बचाने के लिए शादी की है। मतलब सर चाह से प्यार नहीं करते हैं। मतलब मेरी चाह का प्यार सिर्फ एक तरफा है। और तनु ने क्या कहा? वादा? कौन सा वादा और किससे किया था? आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले सर का पता चलता है। सर हमारे सर नहीं, बिजनेस टाइकून डीके हैं। और अब ये सब अगर सर ही इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन डीके हैं, तो वो यहाँ हमारे कॉलेज में क्या कर रहे हैं? और चाह से शादी कर उसे बचाना, ये क्या पहेली है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सना, तुम्हें पता लगाना ही होगा आखिर माजरा क्या है। तनु सना को खोया देख उसे कहती है, क्या हुआ सना, तू कहाँ खो गई? सना अपनी सोच से बाहर आ तनु को देख बोली, नहीं कहीं नहीं, बस चाह के बारे में सोच रही थी कि सर कभी उससे प्यार कर पाएंगे। तनु सना की बात सुन कहती है, जरूर करेंगे सना, तुम देखना हमारी चाहत को भाई इतना टूट के प्यार करेंगे कि उसके रोने, उसके हंसने और उसके दर्द को वो खुद फील करेंगे। सना तनु की बात सुन हाँ में सर हिला के कहती है, खास तेरी बात सच हो जाए।
अब सना तनु को ये कौन बताता कि देवांश को पहले से ही चाहत के हंसने रोने और उसकी तकलीफ से तकलीफ होती है। उसके रोने से उसे अपने सीने में दर्द होता है, उसकी एक हंसी से उसके दिल को एक सुकून मिलता है, जिसे आज तक खुद देवांश नहीं समझ सका था कि उसके साथ ये क्यों होता था। तनु सना को देख कहती है, अरे ये सब छोड़, मुझे पैकिंग करनी है, अंश कभी भी आते होंगे। सना ना समझी से कहती है, पैकिंग? लेकिन क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? तनु सना को देख मुस्कुरा के बोली, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। वो भाई यहाँ हैं, तो अंश को ही दिल्ली का पूरा ऑफिस संभालना पड़ता है, इसलिए हमें अब दिल्ली वापस जाना होगा। सना तनु की बात सुन उससे पूछती है, अच्छा तनु, तुम्हारे घर वालों को पता है तुम्हारी शादी के बारे में? तनु ना में सिर हिला के बोली, नहीं, दिल्ली जाके पहले घर ही जाएंगे और उन्हें सब बताएंगे। वैसे भी वो अंश को कभी मना नहीं करेंगे। सना मुस्कुरा के हाँ कहती है और फिर तनु के साथ उसकी पैकिंग करने में उसकी मदद करने लगती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।